और बुलेटिन में सबसे पहले खबर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। जी हां, हम सब जानते हैं कि यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एसटीएफ के अनुसार दोनों को झांसी के परीक्षा में मुठभेड़ में मार दिया गया है। असद को दिल्ली से फरार होने के बाद यूपी पुलिस ट्रेस कर रही थी। गुरुवार को झांसी में लोकेशन मिलने के बाद यूपी पुलिस में से मुठभेड़ हो गई दोनों की, और एसटीएफ ने बताया कि असद और गुलाम की तरफ से फायरिंग होने के बाद पुलिस ने भी गोलियां चलाई। हम आपको बता दें कि क्रॉस फायरिंग में असद और गुलाम मोहम्मद की मौत हो चुकी है। एसटीएफ और डीआईजी अनंत देव तिवारी ने कहा है कि असद और गुलाम को हमारी टीम ने मार गिराया है। इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं एनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी एसटीएफ को बधाई और बधाई। उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हथियारों का यही हश्र होना चाहिए। वहीं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि मिट्टी में मिला दिया। एसटीएफ को बधाई। एनकाउंटर के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जब उमेश पाल की हत्या हुई थी और यूपी विधानसभा का सत्र उस समय चल रहा था तो सीएम योगी ने क्या कुछ सदन में कहा था। आइए पहले वो सुनते हैं। पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं, और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है, और अपराध करने वालों को यह है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे, और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा। जो सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी मिला देंगे, और जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आएगा, और हमें दोबारा सरकार में हमें जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? अब इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार, आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए, लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। कानून और व्यवस्था के मामले में एक मिसाल रखी है। उसी के कारण 2022 के अंदर जनता ने उनको पुनः चुना। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी उस समय बढ़त दी 2022 के अंदर। आपको भी पता है 22 के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरों के अंदर अलग अलग तरह के वक्तव्य आते थे, लेकिन आखिर के अंदर अच्छी उनको सीट हासिल हुई। और एक उनका जो लक्ष्य रहा है, ये खासकर बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश को के अंदर गुंडा राज कायम रखा, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी ने अब जो भाग के जाएगा
और कानून से बचने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का जहां एनकाउंटर हुआ है, वहां ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू जी। अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद और शार्प शूटर गुलाम को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पिछले कुछ समय से एसटीएफ लखनऊ की रडार पर अतीक का बेटा असद और गुलाम था और आशंका जताई जा रही थी कि वो मध्य प्रदेश में कहीं छुपा हो सकता है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये पारीछा डैम के पीछे का इलाका है, झांसी का ये बड़ा गांव थाना क्षेत्र पड़ता है और इसका जो दूसरा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। तो माना जा रहा है कि अतीक का जो तीसरे नंबर का बेटा असद है और गुलाम है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में छुपे हुए थे। एसटीएफ लखनऊ ने उनको रडार पर ले रखा था और आज आखिर उनकी जो मुठभेड़ है वो अतीक के बेटे असद और गुलाम से हो गई, जिसमें लगभग 40 राउंड जो फायर है वो आमने सामने से हुए और आखिर मुठभेड़ में असद और शार्प शूटर गुलाम मारा गया। पुलिस के लिए बड़ी भारी सफलता ये मानी जा रही है क्योंकि पिछले काफी समय से पुलिस असद की तलाश कर रही थी। कैमरा पर्सन निशिकांत भागवत के साथ धर्मेंद्र साहू, सहारा समय, झांसी। करने के लिए झांसी से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू जी से। धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि ये लीड कैसे मिली और कितने बजे हुआ एनकाउंटर? ये पूरे मुठभेड़ की जो पूरी ये जो प्रक्रिया है वो कैसे हुई? रडार पर ये अतीक का जो तीसरे नंबर का बेटा है असद और जो शार्प शूटर जो है गुलाम, ये एसटीएफ और पुलिस की रडार पर था और लगातार पुलिस इसको सर्च कर रही थी। इसको तलाशने के लिए पुलिस नेपाल भी गई लेकिन वहां पुलिस को सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी जब पेशी पर अतीक को प्रयागराज ले जाया जा रहा था तो लगभग 1.5 घंटे के लिए अतीक का जो काफिला है, पुलिस का जो काफिला है वो झांसी पुलिस लाइन में रुका था। तो संभावना जताई जा रही थी कि जो पुलिस ने जहां पर इसको रोका है अतीक को, वहां अतीक के परिजन निश्चित तौर पर उसको मिलने के लिए, देखने के लिए आएंगे। और ये बात सही भी है कि अतीक जब पेशी पर जाता था तो उसके पीछे उनके परिवार के लोगों की गाड़ी भी चलती थी। तभी से पुलिस की रडार पर ये असद आ गया था कि और पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं झांसी के आसपास के क्षेत्र में जरूर छुपा होगा। और चूंकि झांसी जो है वो मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है तो जो असद है और शार्प शूटर जो गुलाम है वो मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में छुपे हुए थे। और आज जब पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि वो झांसी में एंटर कर गए हैं और जो पारीछा थर्मल पावर प्लांट है उसके पीछे पारीछा डैम बना हुआ है, वहां के जंगलों में वो बिना नंबर की मोटरसाइकिल से जंगल की तरफ जा रहे थे, तब पुलिस ने इनको ललकारा। और जब पुलिस ने इनको ललकारा तो इन्होंने जवाबी फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने ही फायरिंग की। लगभग 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई जंगलों में। धर्मेंद्र, मुझे एक बात बताइए, एक जो दूसरा प्रश्न ये बनता है वो ये बनता है कि पुलिस को क्या, यानी अगर हम एसटीएफ की बात करें तो उसको ऐसे कौन कौन से लीड्स मिले थे कि वो घेराबंदी शुरू किया? क्या कुछ मिला था? इनपुट्स क्या था उनका? जी देखिए, हम आपको बता दें कि हमने आपको पहले भी बताया कि लगातार असद जो है वो पुलिस की रडार पर था और पुलिस के जो सूत्र थे वो काफी स्ट्रॉन्ग सूत्र थे। अच्छा। और आज सुबह जब लगभग 11 बजे के आसपास पुलिस को मालूम पड़ा कि ये मध्य प्रदेश की जंगलों की तरफ से आ रहा है तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और उनको मार गिराया। हम आपको बता दें इनके पास में कुछ वेपन्स भी मिले हैं, कुछ इंग्लिश वेपन्स हैं जो इनकी बाइक में रखे हुए थे, बाइक की डिक्की में रखे हुए थे। और कई सारे कारतूस भी इनके पास से पुलिस ने, एसटीएफ ने बरामद किए हैं। फिलहाल जो असद और गुलाम की जो डेड बॉडी है वो मेडिकल कॉलेज में लाई गई है। यहाँ पर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपसे जुड़े, आपने हमें बताया, वहां ग्राउंड जीरो से आपने हमें पूरी जानकारी दी। प्रभावशाली जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब दूसरे क्रम में, इसी क्रम में बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। माफिया असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि माफियों को मिटाने के लिए, प्रतिबद्ध अपराधियों को मिटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। उन्होंने कहा है असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ है। सूचना के आधार पर दोनों आरोपी जो है उनको झांसी के पास एसटीएफ टीम ने घेराबंदी उनकी की थी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों को गोली लगी, बाद में मौत हो गई उनकी। वहीं अपराधियों के पास से ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और पिस्टल बरामद किए गए हैं। और वहीं प्रशांत कुमार ने कहा है कि अतीक अशरफ के काफिले पर हमले का इनपुट था और उनके अटैक कर उन्हें छुड़ा सकते थे, इस फिराक में दोनों थे, ऐसा इनपुट सामने आया है। साथ ही इस एनकाउंटर में शामिल सभी अपराधियों को बधाई देता हूं, उन्होंने ऐसा कहा है।
जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया। और इसी बारे में, इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में हमारे साथ बात करेंगे संवाददाता रजत सिन्हा जी। रजत जी, मुझे एक बात बताइए, अभी हमने सुना कि प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि मैं पढ़ भी देता हूं कि अपराधियों को मिटाने का विशेष अभियान चलाएंगे वो। तो ये जो अपराधी हैं, क्या अतीक अहमद पर तलवार लटक रही है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? अपराधियों को मिटाने का विशेष अभियान, ये प्रशांत कुमार ने कहा है, जैसा कि हमने अभी विजुअल्स में भी देखा, वो कह रहे हैं। तो क्या रजत जी, आपको लगता है कि अतीक अहमद पर भी तलवार लटक रही है? आज एक बड़ा दिन है, एसटीएफ को बहुत बड़ा या मैं ऐसे कहूं तो एसटीएफ ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है यूपी को, पूरे यूपी को। पूरा यूपी जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित था। और जैसे हमने देखा कि लीड कैसे मिली, उन्होंने बताया हमें कि कैसे क्या कुछ लीड मिली थी, एसटीएफ को क्या क्या इनपुट्स मिले थे। हमने अभी बात की धर्मेंद्र जी से, हमारे जो एसोसिएट एडिटर हैं उनसे, और पूरा जो एक वाकया है आपके सामने हमने रखा कि कैसे कुछ हुआ, ये प्रोग्रामिंग कैसे की गई, ये कार्यक्रम कैसे किया गया, कितने इंपॉर्टेंट सूत्र थे पुलिस के पास, वो सब हमने जाना। और इसी सिलसिले में कि जैसे प्रशांत कुमार ने कहा है कि अपराधियों को मिटाने का विशेष अभियान चल रहा है, यूपी विशेष अभियान कर रही है, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया गया है। तो और कौन कौन से अपराधी हैं? और सबसे बड़ा अपराधी जो अभी दिख रहा है, जो अभी लाइमलाइट में है, या मैं ऐसे कहूं, वो तो अतीक अहमद ही है। रजत जी, हम आपसे आवाज आ रही है आपको हमारी? दोहरा दीजिए कृपया। जी रजत जी, अभी हमने पढ़ा कि प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं कि अपराधियों को मिटाने का विशेष अभियान करेंगे। अभी जो सबसे बड़ा विशेष अभियान होना चाहिए, या जो सबसे बड़ा लाइमलाइट में अपराधी है, वो खुद अतीक अहमद हैं। तो क्या ये अभियान जो है कहीं ना कहीं उनके तरफ भी, उन पर भी तलवार लटक रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद घोषित माफिया है। अतीक अहमद घोषित माफिया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय है। वो साबरमती जेल में पहले से भी सजा काट रहे हैं, प्रयागराज लाए गए हैं और पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है।
और फिलहाल जो मामला है वो 24 फरवरी का है, जब उमेश पाल समेत उनके 2 गनर की हत्या होती है। उस मामले को लेकर के यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, पूरी साजिश का खुलासा कर सकती है, कैसे साजिश रची गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। लेकिन अभी जो फोकस है वो गुड्डू मुस्लिम पर है। अगर आपको याद हो 24 फरवरी को जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी और उनके 2 गनर मारे गए थे, उसमें एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में झोले से बम निकालकर फेंकता हुआ नजर आ रहा है जी। ये गुड्डू मुस्लिम था और इस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित कर रखा है और ये यूपी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि जल्द ही ये भी यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में होगा, ऐसी जानकारी मिले। लेकिन फिलहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडीजीएलओ प्रशांत कुमार ने और साथ में मौजूद एजीडी एसटीएफ अमिताभ यश, उन्होंने फिलहाल तो इस बात से इनकार किया, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो काफी हैरत अंगेज थी, काफी चौंकाने वाली थी। जैसा खुद एडीजीएलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि जब साबरमती जेल से अतीक को लाया जा रहा था तो उनके पास इस बात के भी इनपुट थे कि असद और गुलाम मिलकर के पुलिस टीम पर हमला कर सकते हैं और अतीक को छुड़ा सकते हैं, ऐसे इनपुट उनको मिल रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज झांसी के परीक्षा में ये मुठभेड़ हुई है, जो बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो असद चला रहा था और पीछे बैठा हुआ था गुलाम और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया था गुलाम ने। उसके बाद जाबी फायरिंग में ये दोनों मारे गए हैं, लगभग 42 राउंड फायरिंग हुई है, जैसा कि पुलिस का कहना है। कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है आज के लिए, यूपी सरकार के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब ये घटना हुई थी, मुझे याद है 24 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और आज यूपी एसटीएफ के लिए बड़ा दिन है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान को चरितार्थ किया और एक मुठभेड़ में इन दोनों शूटरों को मार गिराया जो उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल थे। तमाम तरीके के इनपुट मिले हैं यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को, लेकिन अभी वो उनका खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि अभी इस घटना में शामिल कई अन्य लोगों को उन्हें गिरफ्तार करना है या उनके साथ हो सकता है कि आने वाले समय में मुठभेड़ देखने को मिले। जी, गुड्डू मुस्लिम के अगर मैं बारे में पूछूं, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी है कि उनको भी घेरना शुरू कर दिए हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है रजत जी? ये क्या ये इनपुट जो है सही है, गलत है? देखिए, ऐसा इनपुट मिल रहे हैं, जो सोर्सेज हैं पुलिस की बात को बता रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम भी बहुत जल्द ही यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में होगा, पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जैसे कि समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने पूछा भी मीडिया ने, तो उन्होंने इनकार किया। लेकिन एक बात जरूर कही कि अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर मीडिया को बताया जाएगा, जो ग्रुप है उस माध्यम से बताया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है, यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आ सकता है। और जिस तरीके से मैं बताऊं आपको कि ईडी ने छापेमारी शुरू की है, कल लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी हुई, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति बरामद हुई है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नगद बरामद हुआ है। तो जो कोशिश है योगी सरकार की और कह सकते हैं यूपी पुलिस की खासतौर पर, कि जो माफियाओं का आर्थिक साम्राज्य है उसको तोड़ा जाए, जो कि अब तक आर्थिक साम्राज्य को नहीं तोड़ा जाएगा, माफियाओं की कमर नहीं टूटेगी। और आज जिस तरीके से ये दोनों अपराधी, चाहे असद हो चाहे ये गुलाम हो, ये मारे गए हैं, एक बड़ा मैसेज जरूर गया है उत्तर प्रदेश के अपराधियों में, जो बचे कुछ अपराधी हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या वो अब अपराध करना छोड़ दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसी कोई हिमाकत की तो योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस उन्हें बख्शने वाली नहीं है और उनके हालात भी ऐसे होंगे जैसे आज असद और गुलाम के हुए। जी, प्रभावशाली जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। अब हम चलेंगे दूसरे खबर की ओर। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। दोनों भाइयों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों के लिए कोर्ट में 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। बताते चलें कि प्रयागराज अतीक अहमद को साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से नैनी जेल लाया गया था। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। बताते चले कि मंगलवार को यूपी पुलिस टीम साबरमती जेल पहुंच चुकी थी और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे साबरमती से करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया गया था। सीजीएम के यहाँ अभियुक्तगण अतीक अहमद व अशरफ को पेश किया गया और इसमें दोनों पक्षों की बहस हुई और 167 सीआरपीसी के तहत उसका रिमांड स्वीकृत किया गया और इसमें दिनांक 26/4/2023 की तिथि नियत की गई है और अभी पुलिस कस्टडी रिमांड 14 दिन के लिए आईओ द्वारा दिया गया है कि अन्य साक्ष्य व आला कत्ल आदि प्रयुक्त जो है उसको बरामद करने हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दरखास्त दी गई और उसमें
बहस चल रही है अभी। अशरफ दोनों को हुई है कि एक को हुई है? क्या 14 दिन की रिमांड? अभी रिमांड नहीं हुई है, अभी 14 दिन के लिए रिमांड मांगा गया है कि 14 दिन के लिए रिमांड। तो आपको बताते चलें कि कोर्ट में पेशी से पहले माफिया डॉन अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ गई माफ कीजिएगा। नैनी जेल में 2 डॉक्टरों ने उसका चेकअप भी किया। उसके अनुसार अतीक का बीपी जो है वो काफी बढ़ चुका है। उसके चेकअप के बाद दवाइयां उन्हें दे दी गई हैं। बताया यह जा रहा है कि इस बीच अतीक अहमद ने जेल प्रशासन से अपने बेटे, जिनका नाम अली है, उससे मिलने की गुहार लगाई। तबीयत बिगड़ गई उनके, अपने बेटे से वो मिलने के लिए उन्होंने गुहार लगाया, जिसका नाम है अली। और इसीलिए हम बात करेंगे प्रयागराज से सुधीर शुक्ला जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि अतीक, हम सुने अभी कहीं पढ़ रहा था कि ये बात आई है कि अतीक फूट फूट कर रोने लगे। अतीक का क्या हाल है? जब उनको पता चला कि उनके बेटे के एनकाउंटर हो गया है तो हमने पढ़ा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद उन्होंने पानी भी मंगवाया, उन्होंने कहा कि मुझे पानी दो। अब वो गुहार लगाए हैं कि हमें अली से मिलना है। तो अभी अतीक कहां हैं, उनका हाल क्या है? चलिए हम आपको इससे आगे की खबर बताते हैं। बाहुबली विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सुरेश केसरवानी का 2 करोड़ 20 लाख का जो लागत है, वो जो बना उनका जो मंजिल है मकान, वो कुर्क कर लिया गया है। आरोप है कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से इस मकान का निर्माण कराया गया था। और कोडरोना थाना क्षेत्र के नारे पार में ये मकान स्थित है। आपको बताते चले कि इस समय आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और नजर आ रही हैं। विजय मिश्रा का परिवार जो है वो दहशत में है। शासन स्तर से चिन्हित माफिया विजय मिश्र और उसके सहयोगियों के खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के तहत लगातार इनके अपराध से जो अर्जित संपत्ति है उस पर लगातार जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार संपत्ति कुर्क की जाती रही है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से विजय मिश्रा के गैंग का सक्रिय सदस्य सुरेश केसरवानी का करीब 2 करोड़ 20 लाख के कीमत का जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो मकान था, वो आज स्थानीय पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा कुर्क किया गया है। और हमने बताया कि बाहुबली विजय मिश्रा की आपने देखी ये पूरा जो मामला था। आइए हम आप बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी में बिरयानी में लेग पीस नहीं मिलने पर दुकान मालिक और सिपाहियों के बीच जमकर मारपीट हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के पटेल तिराहे पर स्थित बिरयानी की जो एक दुकान है उसमें हुई है। दुकान मालिक का आरोप है कि कुछ पुलिस वाले अक्सर फ्री में बिरयानी खाने यहां पे आ जाते हैं। यह लोग पैसे मांगने पर कभी वहां पे पैसे नहीं देते हैं। बिरयानी में लेग पीस नहीं मिलने पर 3 सिपाहियों ने दुकान मालिक के साथ मारपीट की। किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। और दुकान मालिक का यह भी आरोप है कि जो लोग मारपीट में बीच बचाव में आए उनको भी पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा और बाद में पुलिस लाइन से लेकर जाकर माफ कीजिएगा उन्हें भी उनकी बहुत पिटाई की गई। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने किसी तरह स्थिति को संभाल लिया है। अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कौन लोग थे ये? मतलब अच्छा, तो उस दिन बिरयानी में हमारे पास बैठना था, तो ये बैठ के किसी गाली बगल मिल गई हमें। गाली लगने के बाद में उस दिन हमारा कस्टमर भी था, उससे भी कह रहे हैं पैसे मत देना। तो उस दिन तो ये चलेगा गाली खाली जाने के बाद में आज हमारे भाई साहब बैठे, उनका आके खाली रैपटे मारने लगे। 4 जने थे, ये 4-5 जने थे। हमारे भाई साहब भी गेले थे। वर्दी में थे? वर्दी में ना थे, सादे वर्दी में थे। सादी वर्दी में। सिर्फ लेग पीस को लेकर झगड़ा हुआ? लेग पीस के पीछे झगड़ा हुआ। पैसा कोई हमारी लड़ाई ना है। पैसे वैसे नहीं देते थे खाने के बाद? ना पैसे 1 रुपया ना देते, जब भी आते पैसे ना देते। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें जिनका नाम है मौलाना राबे हसन नबदी का इंतकाल हो चुका है। हम आपको बता दें, इस बारे में बात करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ सहारा समय संवाददाता शारिब जाफरी जी जुड़ रहे हैं। शारिब, हमें बताइए कैसे हुआ, पूरा मामला क्या है? ये जो इंतकाल हुआ है ये पूरा मामला कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ इंतकाल?
बड़ी खबर है हमारे जो हमें मिल रही है, बहुत बड़ी खबर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मौलाना राबे हसन नदवी का जो है इंतकाल हो चुका है। और इस बारे में बात करने के लिए हम लखनऊ से हमारे साथ जो हैं जुड़ेंगे हमारे संवाददाता हैं शारिब जाफरी, जिनसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और पहला प्रश्न बनता है कि कैसे हुआ ये, क्या हो गया था उन्हें? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करूं, मौलाना राबे हसन नदवी पिछले 21 सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर के तौर पर काम संभाल रहे थे। पिछली हाल की बात करें तो 8 अप्रैल को अचानक उनकी रायबरेली में तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उनको इलाज के लिए लखनऊ लाया गया था। और नदवतुल उलेमा जो मदरसा है लखनऊ में, वहां पे डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। और आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने आखिरी सांस मदरसे में ही ली है। डॉक्टरों ने क्योंकि उनसे लोगों से मिलने जुलने से मना किया हुआ था, इसके अलावा क्योंकि सांस लेने में उनको शिकायत थी और उम्र भी अच्छी खासी थी। शारिब जी, एक प्रश्न बनता है यहाँ पे। ऐसे में उनको डॉक्टरों की टीम पूरी देखरेख में इलाज कर रही थी, लेकिन आज उनको बचाया नहीं जा सका और आज उनका इंतकाल हो गया है। पिछले 21 सालों से वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर के तौर पर काम संभाल रहे थे। पूर्ण सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में मौलाना का अपना एक अलग रुतबा था। तमाम जो बाहर से जो उलमा आते थे वो उनसे मुलाकात जरूर करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नदवतुल उलमा जो मदरसा है लखनऊ का, एक बड़ा मदरसा हिंदुस्तान का माना जाता है, उसके वो डायरेक्टर और चांसलर भी थे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर इस्लामिक नुक्ता नजर से देखें, इस्लामी नजरिए से देखें तो मौलाना के इंतकाल से एक बड़ी क्षति हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तमाम जो उलेमा हैं वो गम का इजहार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शारिब जी एक प्रश्न बनता है, शारिब जी मेरी बात सुने। एक प्रश्न जो बनता है कि कोरोना से तो कहीं इनका इंतकाल नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत बढ़ रहा है कोरोना। देखिए, कोरोना जैसी बात फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि रायबरेली में जब 8 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो लखनऊ लाया गया था। हालांकि उनको शिकायत सांस लेने की थी, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, जिसके बाद लखनऊ लाया गया था। उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया, बल्कि मदरसे में ही रखा गया। और डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट एक टीम होती है, उस टीम की देख रेख में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उम्र भी काफी ज्यादा थी। 94 साल के थे। काफी समय से अक्सर वो बीमार रहा करते थे। इन्हीं सब वजूहात के चलते ये माना जा रहा है कि उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभावशाली जानकारी आपने दी है। और यूपी में हुए असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर को लेकर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने ट्वीट पर आरोप लगाया है कि मुद्दों को भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा भटका रही है सबको, सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है सरकार। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं वो। आज एक व हालिया एनकाउंटरों को भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़े ना जाएं। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता ही करेंगी।